विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। के की हिंदी में आपका मैं कालूलाल कुलमी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यूजीसी नेट के लिए जो किताब मेरे पास उपलब्ध है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बाजार में आसानी से उपलब्ध है, आप खरीद लीजिए इसको और लगातार एवरीडे पढ़िए और निरंतरता बरकरार रखते हुए यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर सकते हैं और तमाम हिंदी की परीक्षाएं पास कर सकते हैं। यूपीएससी पास कर सकते हैं, आप आरपीएससी पास कर सकते हैं, बीएड एमए जो तमाम तरह के आप एग्जाम देना चाहते हैं उसमें जहाँ हिंदी की जहाँ ज़रूरत है, उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना करके अपलोड किए हैं मेरे चैनल पर। आप इत्मीनान से चैनल पर जाइए और जैसे ही आपको समय मिलता है, फुर्सत मिलती है, प्लीज़ आप सुनिए और बार बार सुनिए और वीडियो हमेशा पूरा देखिए। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। देखिए, असफल होकर के हम सफल होते हैं। असफलता क्या कहते हैं, डिपार्चर पॉइंट है। तो असफलता से घबराना नहीं है, वो हमारे अटेम्प्ट है जहां से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हमें ये समझ आती है कि हमने कौन कौन सी गलती की है और उस गलती को हमें दोबारा नहीं दोहराना है। उस गलती से इतर जाकर के हमें अपने काम को शुरू करना है ताकि हम अपनी सफलता को बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता और बड़ी सहजता से उसको अर्जित कर सकें। हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम बातचीत कर रहे थे। हमने काल विभाजन समझा, हमने इतिहास लेखन की पद्धतियों को समझा और विधेयवादी जो पद्धति है जिसका आविष्कार आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है और उसके आधार पर हम कैसे साहित्य की, समाज की, परंपराओं की और तमाम चीजों की एक एक युग अनुकूल और एक महत्वपूर्ण प्रोग्रेसिव व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ मैं आदिकाल से शुरू कर रहा हूँ और आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, यानी आदिकाल की विशेषताओं को जब समझ जाएंगे हम, तो आदिकाल के बारे के समय जो साहित्य लिखा गया, जो विचार था, जो भारतीय समाज की उस समय की जो दशा थी, उस दशा के तमाम बिंदुओं को समझना हमारे लिए बहुत आसान और बहुत सरल होता जाएगा। ठीक है, तो हम आदिकाल पर बातचीत करेंगे और आदिकाल की जो तमाम विशेषताएं हैं उनके माध्यम से उस युग की जो प्रमुख बातें हैं, जो प्रमुख संदर्भ है, प्रमुख विशेषताएं हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट उनको व्याख्यायित भी करेंगे, उस पर व्याख्या करेंगे और उसकी विश्लेषण करेंगे, उसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से तद्विहीन मानव समाज की समग्रता को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम जानते हैं इस बात को, आप भी। तो देखिए कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, आचार्य शुक्ल के अनुसार 1050 से 1375 तक का समय है और महाराजा भोज से लेकर के हमीर देव तक के उस समय की बात कर सकते हैं। कुछ विद्वान इसको और आगे पीछे ले जाते हैं, 8वीं शताब्दी से लगा करके 14वीं शताब्दी तक का समय डिफाइन करते हैं। तो मोटा मोटी इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि उस काल में ऐसी बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी प्रवृत्तियां जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। तो आदिकाल की जो तमाम विशेषताएं हैं उसमें हम पहली बात करेंगे उस समय की राजनीतिक जो परिस्थिति है, राजनीतिक स्थिति क्या थी उस दौर की। वह एक तरह से युद्ध और अशांति का काल था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु 704 ईस्वी हो जाती, उसके बाद भारत के खंड खंड जो राज्य विभक्त थे, गहवार, परमार, चौहान, चंदेल वंशों, राजपूतों, राजाओं के अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए और निरंतर आपस की रंजिशें और आपस के युद्धों के चलते किस प्रकार से अशांति सी फैली हुई है। आप पूरा इतिहास देखिए, मध्यकाल का इतिहास में इस प्रकार की, क्योंकि जो नेशन और स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था एकदम अलग था उस समय, है ना। इसलिए छोटे छोटे राज्य आपस में हमेशा लड़ते रहते थे और अशांति की स्थिति हमेशा बरकरार रहती थी। इसलिए बाहर से जितने भी आक्रमण हुए इस देश पर, उनका सामना करने की किसी के अंदर शक्ति कभी उस तरह से नहीं थी जितनी कि आज की तारीख में हमारे पास है। ठीक है, और भारत की पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण होते रहते थे हमेशा। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी, 12वीं शताब्दी में मोहम्मद घोरी ने आक्रमण किया भारत पर और विदेशी आक्रांताओं से भारत की जनता बहुत परेशान थी। लेकिन मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ के जो तमाम राजा महाराजा थे
वो आपसी रंजिशों में ही इस प्रकार से बटे हुए थे कि उनके पास एक ऐसी शक्ति नहीं थी कि वो बाहरी शक्तियों का सामना एक साथ मिलकर के कर सके। और जब ये स्थिति थी तो ऐसी स्थिति में ये हालत ये था कि मतलब आप कैसे उन बाहरी सारी चीजों का सामना करेंगे। सवाल ये भी है ना। यवन शक्तियों का आक्रमण पश्चिम एवं मध्य देश में रहा। इन्हीं क्षेत्रों में जनता युद्धों में अत्याचारों से आक्रांत हुई और धीरे धीरे हिंदी प्रदेश में दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि में मुसलमानों का अधिकार हो गया था। धीरे धीरे आप देखते ही हैं, ठीक है। और 14वीं शताब्दी तक आते आते किस प्रकार से ये संघर्ष और अशांति बरकरार रही। तो कुल मिलाकर अगर आप समझेंगे तो वो समय क्या था, ये युद्धों और अशांति का समय था और बाहरी आक्रमणकारी और आपसी जो रंजिशें थी, आपसी जो द्वेष था और वर्ण व्यवस्था का प्रभाव आप देख सकते हैं कि जिसमें सारी जातियां सारे समूह एक नहीं थे। इसलिए भी उसके परिणाम ये था कि एक संगठन की जो शक्ति होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं थी। फिर धार्मिक स्थिति क्या थी कि धार्मिक मत मतांतरों का अस्तित्व था और धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक और पौराणिक धर्म के साथ साथ ये वो दौर था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रचार प्रसार उसमें हो रहा था। राजपूत राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। गढ़वाल राजा स्मार्त मतावलंबी थे। मालवा नरेश वैदिक धर्म के अनुयायी थे तथा कलचुरी नरेश शैव धर्मावलंबी थे। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्ध मतों एवं स्मारतों के प्रभाव को ग्रहण करता हुआ एक नए रूप के साथ नाथ संप्रदाय भी अपना विकास कर रहा था। ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय इस काल में एक एक अलग अस्तित्व में आ रहे थे और किस कहीं न कहीं ब्राह्मण धर्म की आलोचना करने के कारण, उसका विरोध करने के कारण, उसकी जड़ता की आलोचना करने के कारण कहीं न कहीं उन सारी चीज़ों को खारिज भी किया जा रहा था और उनमें एक आपसी टकराव का समय भी था। ये आप उस दौर में देख सकते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया। इन वज्रयानियों को ही सिद्ध कहते कहते थे। धर्म की यह विकृत अवस्था थी। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन एवं भोग विलास को प्रमुखता गई थी। सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर अधिक था। वे तंत्र मंत्र, जादू टोना, चमत्कार प्रदर्शन द्वारा सामान्य जनता में अपना प्रभाव जमा रहे थे। ठीक है। बौद्ध धर्म का जो वास्तविक रूप था वो बाद में किस प्रकार से विकृत अवस्था में चला जाता है। विकृत मतलब कि एक पतन की स्थिति इसलिए आ जाती है कि मैंने कहा ना कि उसकी टकराहट थी और उसको कायदा सुनियोजित रूप से नष्ट किया गया। तो वो किस तरह से एक अलग रूप में हमारे सामने आता है तो उसकी ये सारी चीजें आती है। और विक्रम की 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय, फिर उसके बाद नाथ संप्रदाय भी हमारे सामने आता है। और यहाँ पर नाथ संप्रदाय में क्या होता है कि जीवन में इतना अधिक आप त्याग कर सकते हैं, संयम रख सकते हैं। और बौद्ध संप्रदाय में ये होता है कि भोग विलास को ज्यादा अधिक महत्व दिया गया है। तो दोनों के बीच में एक कहीं न कहीं एक विरोधाभास भी है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ ने इसी मत का प्रचार प्रसार किया। नाथ पंथ में योग पर विशेष बल दिया गया, साथ ही वर्ण व्यवस्था का विरोध एवं बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया। क्या है इसमें कि योगा की बात, जो आजकल योग बहुत चल रहा है ना, आप देखते हैं कि स्वास्थ्य के लिए सब तरफ योग का प्रचार प्रसार चल रहा है, तो योग की बात बहुत की उन्होंने। फिर उन्होंने वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का जो विभाजन है उसको खत्म करने की बात कही। और बाह्य जो आडंबर है, दिखावा ढोंग जो करने की एक प्रवृत्ति रहती है मनुष्य की, है ना, उन सारी चीजों को खत्म करके एक एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की बात कही। और समाज की जो चेतना है उसको एक नई दिशा में, यानी कि इक्वलिटी मूलक, जो इक्वलिटी लेस, इक्वलिटी से भरी पड़ी जो चेतना है, जहां पर आप सभी को इक्वल अधिकार, तमाम चीजें प्रदान कर रहे हैं, उन सारी चीजों को महत्वपूर्ण स्थान देने की बात ये लगातार ये विचार करता रहा। और भारत के जो पश्चिम का जो प्रदेश है, खासकर से गुजरात में जैन मत का बहुत अधिक प्रचार था, जैन धर्म का प्रचार। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमदंत, धनपाल जैसे अनेक कवियों ने अपनी रचनाएं जैन राजाओं के संरक्षण में लिखी। बौद्ध धर्म की विकृतियों का प्रभाव जैन धर्म पर पड़ रहा था और यह भी अपने आदर्शों से दूर हट रहा था, है ना। क्योंकि हमने कहा कि सत्ता में जब कुछ दूसरे लोग आते हैं तो उससे किस प्रकार से एक बुनियादी परिवर्तन भी घटित होता है।
तो उस परिवर्तन का जो प्रभाव है, उसकी जो विशेषता है, उनको भी आप समझ सकते हैं। फिर बौद्ध और जैन धर्म में आई विकृति से वैदिक एवं पौराणिक धर्म में भी विकृतियां आ गई थी, और किस प्रकार से बता रहे हैं कि पौराणिक धर्म में या वैदिक धर्म में तो विकृतियां उससे नहीं आई थी, पहले से कह सकते हैं कि पहले से विराजमान थी, उनका ही विरोध चल रहा था। वैष्णवों में पांच रात्र, शैवों में पशुपात और शाक्यों में त्रिपुर सुंदरी, संप्रदायों में बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति एवं वामाचार का प्रभाव। वामाचार यानी कि स्त्री के साथ संभोग करना, संभोग मतलब अनंत संभोग करना है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है कि रात दिन पता चला कि आप सेक्स ही कर रहे हैं, संभोग में ही लगे हुए हैं, आप जीवन की बाकी सारी चीजों को जैसे भूल चुके हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं कि मतलब इस प्रकार की स्थिति आई। इस काल में विभिन्न धर्मों के मूल स्वरूप लुप्त हो चले थे और उनमें विकृतियों का समावेश हो गया था, है ना। तो कुल मिला के धार्मिक दृष्टि से कह सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय भी था, और तमाम चीजें बदल रही थी, और जैन, बौद्ध और सिद्ध धर्म का प्रभाव सब तरफ फैल रहा था, और समाज कहीं न कहीं अपने आप को परिवर्तन की दिशा में ले जा रहा था। और जो जड़ता थी, अंधविश्वास, उन सारी चीज़ों पर सवाल भी खड़े हो रहे थे। तो इस लिहाज से जो सत्ता में था, वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को संचालित करने का काम भी कर रहा था। तो धार्मिक दृष्टि से कह सकते हैं कि एक अलग ही समय था। फिर सामाजिक स्थिति क्या थी? सामाजिक स्थिति में भी यही था कि जनता शासन और धर्म दोनों ही दृष्टियों से निराश्रित हो गई थी। सामान्य जनता अनपढ़ थी, साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों की ओर दृष्टि लगाए रखती थी। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र करके जो तमाम तरह की समस्या थी उस दौर की, चाहे दुर्भिक्ष हो, महामारी हो, युद्ध हो, उन संकटों को टालने की बात चलती थी। ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव में कमी आ गई थी, तथा वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान नहीं रह गया था। निम्न समझी जाने वाली जातियों में अनेक सिद्ध हो गए थे जो वेद विरोधी थे। समाज में क्षत्रियों का प्राधान्य था, राजपूतों में शौर्य तो था, परंतु वे उसका उपयोग पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में ही करते थे। वंश गौरव एवं अभिमान को लेकर के ग्रह कलश में ही उलझे रहते थे। हमने कहा ना कि जिनके पास शासन था, सत्ता थी, उनकी आपसी रंजिशें, उनके आपसी क्लेश थे कि राजा किसको बनना है भाई। जब एक राजा के 20, 30, 40 40 बच्चे हैं, संतानें उसकी बहुत सारी, तो फिर उसमें राजा कौन बनेगा, उसको लेकर झगड़ा चल रहा है व्यापार। अब जब आप आपस में ही उलझे हुए हैं, तो आप बाहर के लोगों से क्या लड़ पाएंगे। हम चाहे इस सच को स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन वास्तविकता यही है। उस वास्तविकता को गहराई से समझने की आवश्यकता है कि जिस घर में आपस के ही झगड़े चलते रहेंगे, वो बाहर के लोगों से क्या लड़ पाएगा, और बाहर की समस्याओं का समाधान भला क्या ही कर पाएगा वो। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हम जो अपनी समस्याएं हैं, उनको सही तरीके से समझें और उनका वास्तविक रूप में समाधान करें, तभी रास्ता सही निकल सकता है। समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था, वे मात्र भोग्य मतलब भोग विलास की वस्तु रह गई थी स्त्रियां सिर्फ। और सती प्रथा जो जानते हैं, जिंदा स्त्री को जलाने की जो प्रथा थी, और स्वयंवर की प्रथा भी थी, प्रायुद्ध के कारण बन जाती थी। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूतों में युद्ध छिड़ना एक सामान्य बात थी। और राजा और सामंत अंतमुखी रंगरेलियां मनाने में व्यस्त होते थे, है ना। उनको सामाजिक जिम्मेदारियां क्या है, उन सारी चीजों से जैसे उनका कोई सरोकार ही नहीं रह गया था। और गरीबों की और आम आदमी की स्थिति बहुत दयनीय, और गरीबी अभाव के कारण को उनके पास क्या था, वो इसी प्रकार के जीवन जीना था बस। फिर साहित्यिक स्थिति क्या थी इस काल में? इस काल में देखिए कि संस्कृत साहित्य, प्राकृत, अपभ्रंश, तमाम भाषाओं में साहित्य लिखा गया। जैन कवियों ने पर्याप्त मात्रा में साहित्य लिखा, है ना। तो इसमें कौन कौन से थे? आनंदवर्धन, मम्मट, बोध, क्षेमेंद्र, कुंतल, राजशेखर, विश्वनाथ, भभूति, श्रीहर्ष जैसी प्रतिभा भी इसी युग की देन है। सारे काव्य शास्त्र के हमारे विद्वान है ना। तो इन सारे लोगों ने बहुत सारी कृतियां लिखी, और कहीं न कहीं साहित्य को समृद्ध करने में, साहित्य को लगातार आगे बढ़ने में अपनी भूमिका निभाई। ठीक है। इस काल में अपभ्रंश मुख्यतः धर्म की भाषा बन गई थी। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश के नए रूप में प्रस्तुत किया। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र जैसे जैन कवियों ने जो साहित्य प्रस्तुत किया, वह अपनी मौलिकता एवं साहित्यिकता के कारण उच्च कोटि का। ये जिन कवियों का नाम लिया है, सब सच में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे इन्होंने इस दौर में। और इन ग्रंथों से हम
उस दौर की तमाम वास्तविकताओं को, सच्चाइयों को भी समझ सकते हैं। देश भाषा हिंदी में भी जनता की मानसिकता एवं भावात्मक दशाओं की अभिव्यक्ति कर रहा। देश भाषा, इसको अपभ्रंश को देश भाषा भी कहा गया है ना? तो जिसमें लोक शब्दावली की बहुलता थी, उस भाषा में भी बहुत कुछ लिखा जा रहा था, बहुत कुछ कहा जा रहा था। और आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं इसके बारे में? उस समय में जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण का युक्तिपूर्ण आलाप करना या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंग भरा करता था, वही सम्मान पाता था, है ना? ये उस दौर की वास्तविकता थी कि राजाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए कवि, रचनाकार अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, उन्हीं को बड़ा सम्मान मिलता था। क्योंकि युद्ध के कारण एक अशांति का समय था, तो भाई एक उत्साहवर्धन की जरूरत पड़ती है ना। जैसे अभी देखिए आप, यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है पिछले 2 ढाई 3 साल से। अब वहाँ के लोगों में किस प्रकार से, लोगों में मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है कि आपको सेना के लिए जाना है, लड़ना है हमेशा, नहीं तो हम हार जाएंगे, है ना? तो उसका उस तरह का मोटिवेशन कर, एक लंबे समय तक युद्ध चल रहा है तो बड़ी अव्यवस्था फैलती है भाई, और कोई विशेष बड़ा कारण नहीं है उसके लिए युद्ध चलाए जा रहे हैं, आप चलाए जा रहे हैं। तो उस स्थिति में आप किस प्रकार से लोगों के जीवन, मतलब उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। तो पुतिन कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं, और यूक्रेन तो चाहता है युद्ध बंद हो, लेकिन युद्ध बंद अभी तक तो हुआ नहीं है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से जल्दी से युद्ध शांति स्थापित हो और लोगों की जो जिंदगियां तबाह हो रही है, चाहे इसराइल फिलिस्तीन की बात करें, वहां पर भी सालों साल से चल रहा है ना? तो इन सारी चीजों को समझने की आवश्यकता है। हमारे भारत पाकिस्तान में भी युद्ध जैसी स्थितियां बन रही है। अब तनाव किस ओर जाता है, क्या स्थिति होती है, उसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। सरकार क्या निर्णय लेती है और किस दिशा में चीजें बढ़ती है, वो समय के साथ देखा जाएगा। लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से और तमाम तरीके एक बार अपनाए जाने चाहिए। फिर अंतिम में फिर कहते नहीं कि अगर अंतिम में आप उस स्थिति तक पहुंच गए कि नहीं, अब चीजें हमारे हाथ में नहीं और हमें लड़ाई लड़नी होगी, तो फिर लड़ना भी पड़ता है। तो वो सारी चीजें हैं ये। तो इस दौर में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था और देश भाषा में लिखा जा रहा था, है ना? जिस प्रकार यूरोप में वीर गाथाओं का विषय युद्ध और प्रेम रहा है, उसी प्रकार इन रचनाओं में भी वीर एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता रही है ना? इसलिए इसको वीर गाथा काल भी कहा गया ना। तो क्योंकि वीर और श्रृंगार यानी कि प्रेम रहेगा, तो आप उसके सहारे वीरता को भी परिमार्जित कर पाएंगे। तो श्रृंगार और वीरता की जो कविता है, काव्य है, जैसे उस दौर की विशेषता रही। सांस्कृतिक स्थिति क्या थी? सांस्कृतिक स्थिति ये कह सकते हैं कि मुसलमान के, मतलब उस दौर में तमाम मुस्लिम आक्रमण हिंदुस्तान पर हो रहे थे, तो उससे यानी कि हमारी संस्कृति की बहुत सारी चीजें ध्वस्त हुई, नष्ट हुई, है ना? और एक कह सकते हैं कि जो जो बाद में फिर मुस्लिम लोग इधर ही रह गए या जो कन्वर्ट हो गए, उससे एक साझी संस्कृति का भी निर्माण हुआ। तो कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का दौर भी था और तमाम चीजों के नष्ट होने का भी दौर था। लेकिन उसके जिम्मेदार, हमने कहा ना कि यहाँ जो लोग शासन कर रहे थे उस दौर में, वही जिम्मेदार थे, क्योंकि सत्ता उनके पास थी। अगर सत्ता आपके पास है तो सवाल आप ही से पूछा जाएगा। जो शासन करेगा, जो शासक वर्ग है, जवाबदेही हमेशा उसी की होती है। इस बात को भी हमें समझने की आवश्यकता है, ये सच्चाई है। अब देखिए कि सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा समृद्ध था, बड़ी अच्छी स्थितियां थी हमारे यहाँ पर, ऐसा नहीं था। हिंदू धर्म एवं संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था, किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से शनै शनै किस प्रकार से चीजें नष्ट होती चली जाती है, और संकीर्णता और तमाम, मैंने कहा ना कि अशांति और यहाँ के तमाम स्थापत्य को नष्ट करना, जनता की दुर्दशा होना, वो सारी चीजें लगातार चलती रहती है। और देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी के अनुसार हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके थे। मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते थे तो उन्हें आश्चर्य होता था। वे न तो उनका वर्णन कर सकते थे और न वैसा निर्माण कर सकते थे। संपूर्ण भारत में ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण आदिकाल में हुआ था। आबू का जैन मंदिर, खजुराहो का गंधपेश्वर, पुरी, भुवनेश्वर, वेलोर, कांची आदि के मंदिर इसी काल की देन है। देखिए, जो प्राचीन जिस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं ना, स्थापत्य की, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण, जो खास तौर से रिलीजियस, क्योंकि धर्म का बड़ा प्रभाव था ना, तो सारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं जिनकी स्थापत्य कला बड़ी, मतलब फेमस है और बारीक बारीक इसमें काम हुआ है, उन सारी चीजों का निर्माण समझे कि उसी दौर में हुआ था। उसी दौर में होने का कारण था कि ये साम्राज्य बड़े समृद्ध थे और बड़ी राज्य में शांति थी और लोग मेहनत करते थे, तो जाहिर सी बात है तमाम चीजें सेट हो रही थी।
लेकिन क्या होता है, मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर अनेक तरह से पड़ता है। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, मनोरंजन आदि चीजों में पड़ता है, और सब चीजें संगीत, वास्तुकला, आयुर्वेद, गणित पर दोनों का प्रभाव पड़ने लगता है। और संगीत में तो बहुत सारा आदान प्रदान हुआ है, वादन, गायन वादन, नृत्य, मुस्लिम विवाह रहा है, तो सारी चीजें नजर आती हैं यहाँ पर। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही है, अब ये उस युग की विशेषता होगी। अब साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या थी, मतलब उसमें साहित्य जो लिखा जा रहा था, उस साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही है, उस पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, आदिकाल में जो प्रमुख साहित्य रहा है, रासो साहित्य की हम बार बार बात करते हैं। रासो साहित्य, आदिकालीन जैन साहित्य वस्तुतः अपभ्रंश में लिखा गया, अतः उसे आधारभूत सामग्री रूप में हम ग्रहण नहीं कर सकते। रासो ग्रंथों में भी बहुत सारे ग्रंथ कालांतर में परिवर्तित हुए, और रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता को लेकर हमेशा संदेह किया गया। उनकी प्रामाणिक, उसमें कहा जाता है कि हर युग के अनुसार बहुत सारा उनमें परिवर्तन घटित होता चला गया, इसलिए भी उनकी जो प्रामाणिकता है बड़ी संदिग्ध रही है हमेशा। अब देखिए, रासो ग्रंथों के साथ क्या बात है बहन, कि ऐतिहासिकता का अभाव है इन ग्रंथों में। मतलब रासो भले ही ऐतिहासिक ग्रंथ है, मतलब काव्य है, वो सारी चीजें, लेकिन वो कह रहा है कि इस कविता के अंदर ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता हमें नजर नहीं आती है। काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता नहीं है। वस्तुतः इन ग्रंथों में कथा, क्रम है, कल्पना आदि के परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न होती है। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं, वे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते, है ना। यानी कि मैंने कहा, चाहे पृथ्वीराज रासो, चाहे बीसल देव रासो, उनकी जो कहानियां हैं, वो भले ही राजा महाराजाओं के जीवन केंद्र में रही हो, लेकिन उस युग की जो बाकी सारी चीजें हैं, या उनकी जो कल्पना है कवि की, उस कल्पना और इतिहास में जब हम कुछ सामंजस्य ढूंढने लगते हैं, तो वहां पर हमें कोई भी सामंजस्य नजर नहीं आता है। इसलिए इन ग्रंथों की जो प्रामाणिकता है, उस पर हमेशा इतिहासकारों ने हमेशा बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, और उन सवालों की जो वास्तविकता है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, सच में उसको खारिज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चाहे घटनाएं, नामावलियां, तिथियों का जो विवरण रासों में उपलब्ध होता है, वो इतिहास के अनुकूल नहीं है। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्यों, ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है, उससे नितांत विमुख रहे हैं। इसीलिए इन ग्रंथों की ऐतिहासिकता को लेकर के हमेशा, मैंने कहा ना, कि सवाल उठाए जाते रहे, और वो बिल्कुल वाजिब सवाल है, कोई मजाक वाली और मस्ती वाली बात नहीं है। फिर युद्ध वर्णन की संजीवता, लेकिन इसमें युद्धों का जो वर्णन किया है लेखकों ने, बड़ा एकदम प्रामाणिक वर्णन लगता है। और कविता में इस इन रासो ग्रंथों की कविता, जो कविता ही वो एक तरह से, है ना, इसमें जो वर्णन है वो बिल्कुल सजीव है, ऐसा कहा गया ना इनका। जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है, चारण कवि कलम के ही नहीं, तलवार के भी धनी थे, अतः अवसर पड़ने पर अपने अपने आश्रयदाता राजा के साथ वो युद्ध क्षेत्र में जाकर के तलवार से लड़ने की ताकत भी दिखाते हैं। इन युद्ध वर्णनों वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है, वो उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। कवियों ने केवल सैन्य बल का ही नहीं, अपितु योद्धाओं की उमंगों, मनोदशाओं, क्रियाकलापों का भी सुंदर वर्णन किया है। तो इस दृष्टि से इन ग्रंथों की कह सकते हैं कि बड़ी उपयोगिता है, या इनका बड़ा महत्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं इसके बारे में, कि देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी, निरंतर युद्ध और प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग की आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे, उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाताओं के युद्धों उन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार करना। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णनों के कारण ही एक सशक्त रचना मानी जाती है ना। हमने उस पर भी कहा ना कि मतलब एक जाति थी, इसका काम ही था कि उनमें उत्साह पैदा किए रखना, इस प्रकार की कहानियां सुनाना, इस प्रकार की कल्पना करना है कि उस जो अपनी जान देने जा रहा है, युद्ध के लिए लड़ने जा रहा है, वो मतलब कहे कि बस मैं मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, और कुर्बान करने में वो बिल्कुल हिचकेगा नहीं। तो इस तरह का उत्साह पैदा करना उस काल के जो तमाम चारण कवि थे, उनका एक काम ही था, उनकी ड्यूटी थी। और अगर मौका मिलता था तो वो लोग युद्ध के लिए भी लड़ते थे, ऐसी बात नहीं सिर्फ कविताएं सुना है। उनको युद्ध कौशल की जो तमाम कलाएं थी, उनका भी बड़ा भरपूर और गहरा ज्ञान था, और वो ज्ञान निश्चित रूप से उनके बहुत ज्यादा काम आता था उस समय। ठीक।
हमने कहा ना कि प्रामाणिकता पसंद है, हमने पहले ऊपर ही बात कर चुके हैं बात। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं, पर यह पूरा ग्रंथ वास्तव में एक जाली ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो के बारे में क्या कहा, पूरा जाली ग्रंथ है। हमने कहा ना कि उनकी प्रामाणिकता को लेकर बड़ी समस्या है भाई। इस प्रकार खुमाल रासो और परमाल रासो की प्रामाणिकता पर भी संदेह है। मूल कवि की रचना और अन्य लोगों ने कब कितना अंश प्रक्षिप्त नहीं, परिक्षिप्त मतलब जोड़ना बाद में, इसका निर्णय कर पाना कठिन है। भाषा शैली और विशेष सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रासो का समय समय पर परिवर्तित और संवर्धित होते रहने की, देश काल के अनुसार जब समय बदला तो उन ग्रंथों में बहुत सारी चीजें कुछ जोड़ा गया, कुछ घटाया गया, कुछ जोड़ा गया, कुछ घटाया गया। राजा महाराजाओं की बात थी, बड़े लोगों की बात थी, महलों में क्या चल रहा है कौन जाने, है ना। तो इस लिहाज से अगर आप समझेंगे तो उन सारे ग्रंथों की जो प्रामाणिकता है वो निश्चित रूप से बिल्कुल संदेह है। और आचार्य शुक्ल कोई भी बात जब कहते हैं तो प्रामाणिकता के आधार पर कहते हैं, ठोक बजा कर कहते हैं। हवाबाजी करने वाला काम उधर नहीं चलता है। आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग हवाबाजी करते हैं सिर्फ हर क्षेत्र में। आपका काम नहीं हो रहा होगा लेकिन बोलेंगे मैं बिल्कुल करवा दूंगा चुटकी में, और जब काम होने की बात आएगी तो बोलेंगे नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी गलती, हमने तो बोल दिया था, आप लेट आए। तो ये हवाबाजी का जो समय है, इस समय से भी सावधान रहना है। ये जाली समय है भैया, आपको जाली बना करके, आपको बेवकूफ बना करके चला जाएगा। ठीक है। फिर इस काल में क्या है, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। वीर रस कौन सा, युद्ध के लिए, श्रृंगार रस महिलाओं की सुंदरता, रानियों की सुंदरता, तमाम जो सौंदर्य के जो तमाम प्रतिमान थे, उन सारी चीजों को कवियों ने कह सकते हैं कि अपनी रचनात्मकता का एक गंभीर और महत्वपूर्ण हिस्सा इस युग के इन रासो ग्रंथों में बनाया है। इसलिए भी ये सारी चीजें हैं, क्योंकि भाई युद्धवीर के भीतर एक रागवीर, एक काम भाव रहेगा तो वो अपने जीवन को तबाह, मतलब अपने जीवन को अर्पित करने के लिए भी तैयार रहेगा ना। और अगर युद्ध में वो शहीद हो गया, अपनी जमीन के लिए कुर्बान भी हो गया, तो कहेगा कि मैंने अपने प्रेम के लिए, मेरी प्रेमिका ने कहा, मेरी रानी ने कहा, इसलिए मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित किया मैंने। तो श्रृंगार बहुत जरूरी है, रति भाव बहुत जरूरी है ना। वो कहते हैं ना कि युद्ध लड़ने के बाद जब राजा वापस लौट के आते तो रानी की बाहों में तो सोते थे, क्योंकि उस दुख को भुलाने के लिए संभोग और स्त्री का साथ बहुत जरूरी होता है। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है, फ्राइड भी इस बात को बहुत अलग तरीके से डिफाइन करते रहे कि काम, सेक्स ऐसा भाव है जो आपकी तमाम चिंताओं से आपको मुक्त कर सकता है, आपको उन तमाम तरह की दुविधाओं से बाहर कर देता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के निमित्त लड़े जाते थे, अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश भी इन काव्यों में मिलता है। और देखिए दूसरी बात है कि युद्ध किस लिए लड़ रहे हैं, कि उस सुंदर रानी को प्राप्त करना है भाई। उस जमाने में क्या था, राजा को जर जमीन प्राप्त करना था ना, जर जमीन और जोरू, इसी के लिए युद्ध होते थे ज्यादातर। जर जमीन और जोरू, आपने कहावत भी सुनी होगी। तो अगर कोई सुंदर नारी को प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए तो आप कुछ भी करेंगे ना, वही वाली बात है। अब अलाउद्दीन खिलजी की कहानी कितनी ऐतिहासिक है, कितनी कल्पनात्मक है पता नहीं, लेकिन रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए वो कहाँ तक चला जाता है ना। तो जहाँ प्रेम होगा, जहाँ मोहब्बत होगा, और जहाँ आप राजा हैं, आपने किसी चीज को मांग लिया, अगर आपको कोई मना कैसे कर सकता है। वो राजाओं के शान के खिलाफ होता था भाई उस जमाने में। तो इसलिए राजा उस सुंदरी को पाने के लिए, उस राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाते थे। तो इन सारी चीजों का वर्णन है। ठीक है। फिर आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाता ने कि जो चारण कवि थे उस दौर के, जिस राजा के दरबार का खा रहे हैं उनकी प्रशंसा तो करनी होगी उनको ना भाई। आप जिसका खाओगे उसका तो बजाना पड़ेगा ना। नमक हलाली तो नहीं कर सकते हैं ना। नमक का कर्ज तो सब किसी को चुकाना पड़ता है। आपको मालूम ही है नमक की कितनी बड़ी कीमत हो सकती है। गांधी ने खुद दांडी सत्याग्रह किया था, मालूम है आपको। तो नमक जो है ना, उसके अलग अलग अर्थ है, अलग अलग समय और संदर्भ के साथ। तो यहाँ पर भी जो तमाम राजा, चारण कवि, दरबारी कवि थे, वो जिस राजा के दरबार में थे उस राजा की प्रशंसा करना, उस राजा का गुणगान गाना, तो उनका नैतिक दायित्व था भाई। तो चाहे रचना के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से, गीत के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता प्रतिपक्षी राजा को हीन बताना,
अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करना ही उनका काम था, है ना। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों के आश्रयदाता के शौर्य, यश, वैभव का काल्पनिक एवं अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन इनकी ड्यूटी बनती थी। इसलिए इन लोगों ने बड़ा चढ़ा करके उनको ईश्वर से भी, देवताओं से भी बड़ा महान बताया राजाओं को। ये सारा काम इन सारी ग्रंथों में आप देख सकते हैं। राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से विशिष्ट बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता को प्रतिपादित करना, नहीं झूठी प्रशंसा करना। नकली कल्पनाएं करके, नकली आप किसी को शूरवीर और महान वीर बताएंगे, तो उसकी शूरवीरता की जब वास्तविक परीक्षा होगी ना, तब तो फेल हो ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं यही सब चलता रहा। फिर संकुचित राष्ट्रीयता, ये आप समझ सकते हैं इस बात को, यानी कि वेरी नैरो नेशनलिटी। आज हम जिस इंडिया की बात करते हैं, जिस भारत की बात करते हैं, उसमें कितना बड़ा देश है हमारा। लेकिन उस समय क्या था कि उदयपुर है तो उदयपुर एक देश है, जयपुर एक देश है, जोधपुर एक देश है, मालवा एक देश है, मैसूर एक देश है, हैदराबाद एक देश हो गया, है ना, बेंगलुरु एक देश हो गया, दिल्ली एक देश हो गया। तो जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में जब बट जाते हैं, तो जब बाहर से कोई आएगा तो उससे आप फाइट कैसे करेंगे। तो समझिए कि यही एक विडंबना भी थी उस युग की, कि मतलब आपकी सोच इतनी छोटी है कि आपने अपना नेशनल, क्योंकि नेशन एंड स्टेट की जो कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप उस तरह से नहीं हुआ था ना। तो कह सकते हैं कि जो आपकी संकुचित जो सोच थी, और आप आपस में ही इस प्रकार से लड़ते रहे, इस प्रकार की जो रंजिशें थी, जिनका कोई बहुत बड़ा आधार भी नहीं था, उसके कारण भी बाहर के लोग आते रहे, और बाहर के लोगों ने आकर के हम पर शासन किया या हमें पराजित करते रहे। ठीक है। स्वाभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश खंड खंड राज्यों में विभक्त था, और छोटे छोटे राज्य भी अपने आप को आपस में कलह, मैंने बताया ना कि आपस की उनकी अपनी रंजिश, आपस की उनकी ईर्ष्या, या जो मतलब जो मुझसे छोटा मैं उस पर आक्रमण कर रहा हूँ, जो मुझसे बड़ा वो मेरे ऊपर आक्रमण करेगा बस। बड़ी मछली किस प्रकार से छोटी मछली को खाएगी, यही सब कुछ चल रहा था बस। फिर कल्पना की प्रचुरता, हमने कहा ना कि चारण कवि जो थे इस दौर के, उनके पास कल्पना की भरपूर मात्रा थी। इमेजिनेशन में कोई उनका कोई सानी नहीं था, क्योंकि जिस दरबार में रह रहे हैं, उस दरबार के राजा को जितना महान बताना है, उसकी रानी को जितना खूबसूरत बताना है, उसकी कल्पना सिर्फ उनके पास ही थी। और समझिए कि उसका कोई तोड़ नहीं था उनके पास। तो जो कल्पना की जो प्रचुरता या कल्पना की जो विशालता है, उसका कोई बेसिक आधार भी तो होना चाहिए ना। अगर उस कल्पना का आपके पास कोई बेसिक आधार नहीं होगा, तो फिर वो कल्पना निराधार होगी। तो वो एक दिन कल्पना आपको जमीन पर इस प्रकार से पटकेगी ना, कि आपका सब कुछ, पीछे वाला सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली। वस्तुतः इन दासों काव्यों में संभावना और कल्पना का ही पर ही अधिक बल दिया गया है। तथ्य इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं। हमने कहा ना कि प्रामाणिकता कुछ भी नहीं है, बस राजा भले लप्पू जम्ब है, लेकिन उसको आप बहुत महान वीर और योद्धा बता रहे हैं। वो भला क्या युद्ध करेगा, और क्या आपको विजय दिलाएगा, और क्या आपके राज्य में शांति प्रदान करेगा। और इतिहास में आप देखिए, राजाओं की उम्र आमतौर पर कितनी है, 40 साल, 45 साल ही। आप देखिए, किसी भी राजा को देख लीजिए आप, आमतौर पर बहुत ही रेयर लोग हैं जिनकी उम्र कुछ ज्यादा है। बाकी एवरेज जो राजाओं की उम्र 40 से 45, 40 से 45 या 40 से नीचे ही हो गया। तो इतना कम लोग, राजा लोग क्यों जीते थे, भी बात सोचिए आप। जबकि उनके पास इतना साधन है, इतनी सुविधाएं, सुख भोग विलास, कुछ भी, सब कुछ है, फिर भी। तो कहीं ना कहीं अति सुविधाएं और तमाम तरह की, मतलब कहते हैं ना, अंदर की जो रंजिशें, अंदर के जो तमाम जो दबाव कह सकते हैं, या इस प्रकार की जो चीजें हैं, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि मतलब उसके अंदर गृह राजमहलों की जो कला है, या जो रंजिशें उनकी, मतलब उनकी क्या स्तर था उनका। आप ब्रिटिश हुकूमत के समय के हिंदुस्तान के इतिहास को पढ़िए आप। जो तमाम राजा महाराजा लोग अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर चुके थे, उनके अंदर महलों में क्या चल रहा था। आप उनके इतिहास को पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे, कि बाहर कोई हुकूमत आक्रमण करने आ रही है, वो सत्ता फोर्स कर रही है, और आप अंदर पता नहीं रंगरेलियां मना रहे हैं,
ये आपस में अपने ही रंजिशों में उलझे हुए हैं। तो आप बाहर के लोगों से क्या ही लड़ेंगे और क्या उनका सामना कर पाएंगे। तमाम पुस्तकें लिखी गई है, अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है, भारत के लेखकों ने लिखा है। राजमहलों की जो अंदर की जो राजनीति थी, उनका अंदर का जो संसार था, उसका क्या लेवल था, उसकी क्या स्थिति थी और उसकी क्या दशा और क्या दूरदशा थी। क्योंकि सामंती समय को समझे बगैर आप उस समय की तमाम विडंबनाओं को नहीं समझ पाएंगे और किसी भी प्रकार के सिस्टम पर लट्टू होने की आवश्यकता नहीं है। आज का जो सबाल्टर्न डिस्कोर्स आ रहा है वो तमाम तरह की चीजों को इसलिए हमारे सामने उलट पुलट रहा है। वो बता रहा है कि सत्ता के जो केंद्र थे उनकी क्या स्थिति थी और जहाँ पे सत्ता का केंद्र नहीं था, जो आम आदमी था, उसकी क्या दशा और क्या दुर्दशा थी। 1911 में दिल्ली में दरबार लग रहा था और यहाँ के तमाम राजा लोग वहां जा रहे थे अंग्रेजों के साथ उनको सलामी ठोकने के लिए, और वो आपको आजादी की बात सिखा रहे हैं। आजादी की बात क्या होती, आजादी की लड़ाई कौन लड़ रहा था? आजादी की लड़ाई हमेशा आम आदमी ने लड़ी है। इस तथ्य को और इस सत्य को हम जितना जल्दी समझ पाएंगे उतना चीजों को समझ पाएंगे। तब हम समझ पाएंगे कास्टिज्म को समझ पाएंगे, तब हम जाति गणना की समस्या को समझ पाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि हेजेमनी क्या है, हायरार्की क्या है और वर्चस्व कहाँ है और संपत्ति किसके पास है, और जो तमाम कमजोर और दबाए दबे कुचले लोग हैं उनकी आर्थिक दुर्दशा का असली जिम्मेदार कौन है ना। तो ये सारी चीजें थी कि किस प्रकार से इनके पास कल्पना की बहुत प्रचुरता थी, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना। मैंने कहा ना कि चूहे को भी मतलब शेर बनाने की कल्पना कह सकते हैं आप। फिर विविध छंदों का प्रयोग किया इन लोगों ने, छंदबद्ध तरीके से अपनी रचनाएं लिखी। इसमें दोहा, गाथा, पद्धति, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलियां, जो हिंदी में छंद लिखने की जो पूरी परंपरा रही उसमें। और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि रासों में छंद जब बदलते हैं तो श्रोताओं के लिए चित्त के प्रसंग का अनुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं, है ना। तो छंदों का बड़ा अच्छा इन्होंने इस्तेमाल किया। फिर डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया। अब ये डिंगल पिंगल भाषा क्या है इसमें वो बता देता हूँ मैं आपको। डिंगल पिंगल की बड़ी बात कहती है, आदिकालीन जो रासो साहित्य उसकी जो भाषा का प्रयोग है वह आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। अब अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग कवियों ने रासो ग्रंथों में किया उसे डिंगल नाम दिया गया है ना। डिंगल कौन सी भाषा है? इसमें अपभ्रंश और राजस्थानी जो मिश्रित है, ठीक है। इस प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषा का जो मेल की जो भाषा है वो पिंगल भाषा है, ठीक है। तो डिंगल और पिंगल के अंतर को भी आप समझ लीजिएगा कि अपभ्रंश और जो मिश्रित राजस्थानी है, राजस्थानी जो हमारे यहाँ की राजस्थानी है, अगर वो आएगी तो कौन सी हो जाएगी? डिंगल हो जाएगी। और पिंगल जैसे भी बात करेंगे उसके बाद अपभ्रंश तो वही है लेकिन उसमें ब्रज भाषा मिल जाएगी जो सूरदास की भाषा है ना। इसमें तमाम लोगों ने लिखा है, गीत लिखे हैं, कृष्ण कृष्ण की लीलाओं का वर्णन उसमें हुआ है। और राजस्थानी में तो रासों का भी लिखा गया है, तमाम वीर का भी लिखा गया है। तो अपभ्रंश दोनों में रहेगी लेकिन एक में कौन सी होगी? राजस्थानी, और एक में हो जाएगी ब्रज। तो डिंगल और पिंगल के अंतर को आप इस तरह से समझ सकते हैं। एग्जाम में आता रहता है, थोड़ा बस याद रखिएगा मोटा मोटी। वीर रस के भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता डिंगल पिंगल भाषा में विद्यमान है। दोनों ही भाषाओं में वीरता का जो भाव है, वीरता की जो अनुभूतियां उनको बड़ी शूरवीरता के साथ, बड़ी ताकत के साथ जैसे वो अभिव्यक्त करने की बात करती हुई नजर आती है। फिर दूसरा क्या है? अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। अलंकार को स्वाभाविक समावेश तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि राजाओं की प्रशंसा करनी है तो अलंकारवादी तो बनना पड़ेगा आपको ना। झूठी प्रशंसा करनी है, कल्पना करनी है, दिखावा करना है, उन सारी चीजों को अगर आपको दर्ज करना है तो सारी चीजें हमारे सामने आएगी। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का जैसा हृदयग्राही चित्रण इस काव्य ग्रंथों में मिलता है वो सारी चीजें नजर आएगी आपको, है ना। अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमन, श्लेष, उपमा, रूपक, वो सारी चीजें कहीं न कहीं ग्रंथों में नजर आती है। और ये सारे के सारे अलंकार और ये सारी की सारी विशेषताएं उस रासो ग्रंथों की विशेषताएं हैं, हमने कहा ना, और आदिकाल की विशेषताएं। तो साहित्यिक जो विशेषताएं, सारी विशेषताएं और आदिकाल की जो विशेषताएं थी उनका हमने पहले जिक्र किया था, ठीक। तो इन सारी चीजों को अगर आप समझेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो हमने कहा ना कि आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार से रासो साहित्य को, रासो ग्रंथों को जाली ग्रंथ क्यों कहा, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
तो उन सारी विशेषताओं को आधार समझ करके, उन सारी विशेषताओं के आलोक में आप जब बाकी सारी चीजें समझेंगे, तो बाकी जो इतिहास के जो विशेषताएं हैं या मानक है वो कहीं न कहीं आपको समझ में आते जाएंगे। और इस तरह से हमने आदिकाल की विशेषताएं भी समझी और आदिकालीन साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां उन दोनों को समझा हमने। मैंने कहा आदिकाल की जो बाकी समझ प्रवृत्तियां और साहित्य की जो प्रवृत्तियां क्या थी उनको समझने का प्रयास करना जरूरी है कि उस समय का जो साहित्य लिखा जा रहा था उसमें क्या क्या चीजें थी, और उन सारी चीजों के आधार पर जब हम उस युग का विश्लेषण करेंगे या उस युग की विशेषताएं समझेंगे तो हम बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे। और राजा महाराजाओं के जीवन के बारे में आपको बहुत ज्यादा समझना है तो राजेंद्र यादव जी जो हंस के संपादक थे उन्होंने बड़ी संपादकीय अच्छी लिखी है। वो सारी पुस्तक के रूप में उपलब्ध है बाजार में। अब राजेंद्र यादव की जो आलोचना है, जो उनकी मतलब समालोचना की जो जो पुस्तक है उनको पढ़ी है। उन्होंने उपन्यास भी लिखा, कहानियां भी लिखी, लेकिन एक अच्छे संपादक भी थे और वैचारिक रूप से बड़े ही समृद्ध लेखक रहे वो। हंस का लंबे समय तक संपादन किया। अब वो हंस अभी भी निकलती है, उनकी बेटी निकालती है रचना यादव, उनकी पत्नी मनु जी भी चली गई है इस दुनिया से। तो हंस, मैंने कहा वो हंस कौन सी, वही हंस है जो प्रेमचंद निकालते थे। 1930 में शुरू हुई थी, फिर 1986 में वापस राजेंद्र यादव ने दिल्ली से उसको निकालना शुरू किया था और 2014 में राजेंद्र यादव इस दुनिया से चले गए थे। तब तक वो संपादक रहे और अभी भी वो पत्रिका निकल रही है, उनकी बेटी निकाल रही है और संजय सहाय जी अभी उसके संपादक है। तो हंस आप कहीं भी खरीद सकते हैं, तमाम रेलवे स्टेशन के स्टॉल पर मिलती है अगर आपको साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का शौक है तो। और आप चाहें तो ऑनलाइन भी आप गूगल करेंगे हंस, हंस अक्षर प्रकाशन से निकलती है, उनका प्रकाशन भी है। तो आपको मेंबरशिप चाहिए तो आप ले सकते हैं। और तमाम पत्रिकाएं, कथा देश है, तमाम पत्रिकाएं निकल रही है। तद्भव पत्रिका है, पहल पत्रिका है ना। समालोचन हमारे मित्र अरुण देव जी निकालते हैं, वो ऑनलाइन उपलब्ध है पत्रिका, मतलब ऑनलाइन ही निकलती है वो, वेब मैगजीन है। समालोचन आप गूगल करेंगे आ जाएगा पूरा, और उसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं, बड़ी अच्छी कविताएं हैं, समालोचनाएं, समीक्षाएं, उनको पढ़िए और इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़िए, पेशेंस के साथ पढ़िए। समय लगता है, लंबी यात्रा है, मैराथन है, तो पेशेंस के साथ हम जितना अधिक उन चीजों के पास जाएंगे वो चीजें उतनी अधिक हमारी होती चली जाएंगी। ठीक। और गिव अप नहीं करना है, अपना ख्याल रखिए और लगे रहिए, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है और लगातार मेहनत करना है। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए हमेशा, क्योंकि खुश रहना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। बड़ा अकेलापन, बड़ी चिंताएं, बड़ी परेशानियां हैं सबके जीवन में। ठीक। और वीडियो पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए।